अरे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीकॉम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। व्याकरण के अंतर्गत शब्द शुद्धि का अध्ययन हम कर रहे थे। अब तक हम शब्द शुद्धि के अंतर्गत मात्रा प्रयोग में जो अशुद्धियां होती हैं उनके संबंध में अध्ययन कर रहे थे। मात्रा प्रयोग के संदर्भ में जो अलग अलग तरह की गलतियां होती हैं, उन गलतियों में ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के प्रयोग में अगर हम गड़बड़ करते हैं तब तो वहां दोष होता है, त्रुटि होती है, गलती होती है। अतिथि, अतिथि, इंदौर, इंदौर, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा सही प्रयोग है। तो इस तरह के जो दोष होते हैं लिखते वक्त, और इसलिए आपकी लिखित भाषा शुद्ध हो, तो इसकी अनिवार्यता है, आवश्यकता है। दूसरा दोष है दोष का कारण। हाँ, दोष के कारण होते हैं आगम। आगम का मतलब है आना। यहाँ अज्ञान के कारण अथवा भूल से, गलती से अनावश्यक वर्णों का प्रयोग हम करें तो उसे हम आगम कहते हैं। स्वर अथवा व्यंजन दोनों का आगम हो सकता है, अर्थात जहां कोई स्वर अथवा वर्ण नहीं होना चाहिए वहां उसका प्रयोग करें तो उसे आगम दोष कहते हैं। जैसे अत्याधिक नहीं, अत्यधिक होना चाहिए, वहां अदीर्घ स्वर जो हमने यो ही घुसेट दिया है वो गलत है। अत्यधिक, अति, अधिक, अत्यधिक। संधि अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र सही शब्द है। पहला नहीं, पहला। ह और उसमें ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर अगर हम उसमें बीच में ठोस दे तब तो वो गलत होता है। उसी तरह प्रदर्शिनी नहीं, प्रदर्शनी। द्वारिका नहीं, द्वारका। अहिल्या नहीं, अहल्या। आधीन नहीं, अधीन। तदानुकूल नहीं, तदनुकूल सही प्रयोग है। वापिस नहीं, वापस। इसी तरह व्यंजन का आगम भी होता है, स्वरों का आगम होता है, अर्थात बेकार में हम स्वरों को मिला देते हैं किसी वर्ण में तो तब वो गलत प्रयोग होता है। उसी तरह व्यंजन का आगम होता है, किसी व्यंजन ध्वनि को हम यूं ही बेकार में जोड़ दे तब भी तो गलती होती है। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्ध्यान सही शब्द है। चिकित्सा नहीं, चिकित्सा सही शब्द है। मानवीयकरण नहीं, मानवीकरण सही शब्द है। सदृश्य नहीं, सदृश सही शब्द है। सदृश्य गलत है, सादृश्य सही है। सदृश समान, सादृश्य समानता। सादृश्य भाववाचक संज्ञा है, सदृश विशेषण है। इसी तरह सौजन्यता में ता प्रत्यय लगाना बेकार है, तो ये बेकार में स्वर का अथवा वर्ण का लगाना है, तो यहाँ व्यंजन लगाया गया है। सौजन्य भाववाचक संज्ञा है। कृतकृत्य सही है, कृत्य कृत्य गलत है। षष्ठम नहीं, षष्ठ सही शब्द है। समुद्र नहीं, समुद्र। इसी तरह लोप एक दोष है, लोप के कारण दोष होता है, तो गलती होती है जहां किसी स्वर को अथवा व्यंजन को हम छोड़ देते हैं। जहां होना चाहिए तो उसका प्रयोग हम ना करें तो ये लोप होगा। जहां जो नहीं होना चाहिए उसे हम जोड़ दे तो वो आगम होता है। ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬರುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಈ ಎರಡು ತರದ ದೋಷಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಮ, ಇದ್ದದ್ದು ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಲೋಪ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ದೋಷಗಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ। स्वर का लोप, जहां स्वर गायब हो जाता है, लोप का मतलब है गायब हो जाना, अर्थात हम गायब कर देते हैं अपनी गलती से, स्वर छोड़ देते हैं तब तो वह गलत होता है। जैसे अगामी, उसमें दीर्घ स्वर होना चाहिए पहले, लेकिन स्वर को हमने छोड़ दिया है, तो इस तरह ये दोष है। आगामी सही शब्द है। उज्जैनी नहीं, उज्जयिनी सही शब्द है। जमाता नहीं, जामाता, जामाता दामाद। मोक्षदायिनी नहीं, मोक्षदायिनी। स्वस्थ्य नहीं, स्वास्थ्य सही शब्द है। आजीविका सही शब्द है, आजीविका नहीं। कालिंदी नहीं, कालिंदी। वैयाकरण नहीं, वैयाकरण, ग्रामेरियन सही शब्द है। इसी तरह व्यंजन का लोप भी होता है, जैसे अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद। हाँ, द्वित्व व्यंजन है। च अल्प प्राण और छ महाप्राण दोनों के मिलने से वहां संयुक्ताक्षर बनता है अनुच्छेद। इसी तरह गणमान्य गलत है, गण्यमान्य सही शब्द है। ज्योत्सना गलत है, ज्योत्सना। यहाँ जा में य ध्वनि मिलती है, इस तरह संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। जो, ज्योत्सना सही शब्द है। ज्योत्सना का मतलब है बेಳದಿಂಗಳು, चांदनी। प्रतिछाया नहीं, प्रतिछाया। यहाँ भी तो द्वित्व व्यंजन है, च अल्प प्राण और छ महाप्राण। प्रतिछाया। मत्स्येंद्र नहीं, मत्स्येंद्र।
मत्स्येंद्र, यहाँ य व्यंजन भी है। मत्स्य इंद्र, मत्स्येंद्र। मिष्टान्न नहीं, मिष्टान्न। अन्न, अन्न में न द्वित्व व्यंजन है, मिष्ठान्न। व्यंग नहीं, व्यंग्य होना चाहिए। स्वालंबन नहीं, स्वावलंबन होना चाहिए। उपलक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य अलग है, लक्ष्य अलग है। लक्ष्य ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, 1000, 10,000, लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य इसमें या व्यंजन भी है। लक्ष्य का मतलब है दृष्टि। उपलक्ष्य का मतलब है जिस पर हमारी एक दूसरी दृष्टि भी है। उपलक्ष्य का मतलब है दूसरा उद्देश्य। यहाँ लक्ष्य शब्द के कई अर्थ हैं, एक तो दृष्टि है, दूसरा उद्देश्य भी है। ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನೇದು, सेकेंडरी ಏನು अर्थ। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य सही शब्द है, लक्ष्य अलग है। छत्र छाया, छत्र छाया नहीं, वह छत्र छाया, ये सही शब्द है। इस तरह धातव्य गलत है, ध्यातव्य सही शब्द है। प्रतिद्वंद नहीं, प्रतिद्वंद्व, प्रतिद्वंद्व। यहाँ दूसरे कॉलम में आप जो देख रहे हैं तो यही सही शब्द है। पहले कॉलम में जो भी शब्द हैं तो सभी गलत हैं, दूसरे कॉलम में उनके सही रूप दिए गए हैं। महात्मा गलत है, महात्म्य सही शब्द है। इस तरह याज्ञवल्क नहीं, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य एक ऋषि का नाम है। राजा जनक के दरबार में रहा करते थे, मंत्र दृष्टार थे। सामर्थ्य गलत है, सामर्थ्य, सामर्थ्य भाववाचक संज्ञा है, सामर्थ्य। समर्थ विशेषण है और उसका भाववाचक संज्ञा रूप है सामर्थ्य। वर्ण व्यतिक्रम के संबंध में हम जान चुके हैं। क्रमभंग, जहां वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर उसे लगाया जाए तो उसे वर्ण व्यतिक्रम कहते हैं। यहाँ वर्ण व्यतिक्रम में क्रम भंग होता है। अतिथि, यहाँ था महाप्राण पहले, था अल्प प्राण बाद में, अगर हम प्रयोग करें तो वो गलत होगा। सही रूप यहाँ दूसरे कालम में जो दिया गया है वह सही है। अ ति अल्प प्राण, थी महाप्राण, अल्प प्राण पहले, महाप्राण बाद में। अतिथि। फिर आवाहन के संबंध में मैंने बताया था, आवाहन अलग है, आह्वान अलग है। निमंत्रण के अर्थ में, इन्विटेशन के अर्थ में आह्वान जो है उसे इस तरह से लिखना चाहिए, आह्वान। और उसके बाद चिन्ह, चिन्ह नहीं और चिन्ह, चिन्ह, ह पहले न बाद में। ह का उच्चारण भी पहले होता है, ना का उच्चारण बाद में होता है। चिह्न, चिह्न, चिन्ह। इसी तरह पूर्वाह्न नहीं, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न ह पहले ना बाद में। ब्रह्मा, यहाँ भी तो माँ पहले नहीं है, हा पहले माँ बाद में, ब्रह्म। विह्वल, हा पहले व बाद में। अपराह्न, अपराह्न नहीं, अपराह्न, अह्न, ह पहले न बाद में, अपराह्न। उसके बाद आह्लाद, आह्लाद हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए आह्लाद, हा पहले ला बाद में। जिह्वा नहीं, जिह्वा, हा पहले वा बाद में। प्रहलाद में हा पहले ला बाद में। प्रहलाद नहीं, प्रहलाद। इसी तरह मध्याह्न नहीं, मध्याह्न, मध्याह्न, ह पहले न बाद में। ये वर्ण व्यतिक्रम है अथवा अक्षरों का उलटना। जो पहले होना चाहिए था उसे बाद में, जो बाद में होना चाहिए था तो उसे पहले हम रखे तो वहां गलती होती है। उसे ठीक ठीक का उसकी जो जगह होती है वही से रखना चाहिए। वर्ण परिवर्तन पांचवा कारण है। गलतियों के अनेक कारण हैं, उनमें से एक कारण वर्ण परिवर्तन है। वर्णों को हम बदल दे असावधानी के कारण, तो अपनी गलती से वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो, तब तो वह अशुद्धि होती है। अधिशासी नहीं, अधिशासी। यहाँ जो शाह आप देख रहे हैं तो ये गलत है, होना चाहिए वो सा है। ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ವರ್ಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। अधिशासी, शासन,
शासकीय, शासित, आंशिक नहीं आंशिक, श का उच्चारण होता है यहाँ। कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ, ठ महाप्राण। छिद्रान्वेषी नहीं छिद्रान्वेषी, छिद्र का अर्थ है रंध्र, रंध्र कीता में तो मूल में जाकर खोजने वाला छिद्रान्वेषी है, अन्वेषक अन्वेषी। निशंग नहीं निशंग, यहाँ शा दूसरा शा उपयुक्त होता है और इसका मतलब है तर्कस, तर्कश। पुरस्कार नहीं पुरस्कार सही शब्द है, यहाँ उ ध्वनि की आवश्यकता नहीं है, पुरस्कार। यथेष्ट नहीं यथेष्ट, यथा इष्ट यथेष्ट। वरिष्ठ नहीं वरिष्ठ, महाप्राण है। वे तो यहाँ अल्पप्राण महाप्राण तो जिनके संबंध में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी तो गलती नहीं होगी। फिर शाप नहीं शाप, पुस्तकों में भी कभी कभी इसका उपयोग होता है। हिंदी बोलने वाले बहुत सारे लोग शाप शब्द का ही उपयोग करते हैं, लेकिन गलत है। सही शब्द है शाप। कन्नड़ में हम शाप ही कहते हैं, शाप नहीं कहते। संगठन नहीं संगठन, संगठन इस तरह से लिखा जाता है। फिर संतुष्ट नहीं संतुष्ट, अल्पप्राण। खंबा नहीं है खंबा, भा महाप्राण। तो यहाँ ब अल्पप्राण है लेकिन वो गलत है। खंबा हम कहेंगे तो गलत है। खा तो महाप्राण है लेकिन बा भी यहाँ महाप्राण ही है, खंभा सही शब्द। जुखाम नहीं जुकाम, अगर गिली महाप्राण बैठाए तो अल्पप्राण स्टे, जुकाम सही शब्द है। फिर नृशंस, नृशंस नहीं ये गलत है, नृशंस संस्कृत का शब्द है। नृश और उसके बाद अनुस्वार फिर स, नृशंस सही शब्द है। नृशंस का मतलब है क्रूर, क्रूयल। नृशंस ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ರೂರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ। प्रशासन हो गया है यहाँ, ये गलत है। प्रशासन, प्र शा स न, प्रशासन सही शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। रामायण, रामायण नहीं रामायण, रामायण सही शब्द। विंध्याचल नहीं विंध्याचल, विंध्य पर्वत, विंध्य अचल, अचल का अर्थ है पर्वत, विंध्य अचल विंध्याचल। सीधा साधा, तो ये गलत है। इसमें सीधा में ध महाप्राण सही, लेकिन सादा में द अल्पप्राण है। सीधा सादा। फिर संगठन, यह संस्कृत का शब्द और इसका उपयोग हिंदी में भी होता है, लेकिन संगठन और संगठन में अंतर है, शब्द के अर्थ में अंतर पाया जाता है। शुश्रूषा गलत है, यहाँ शुश्रूषा। तो देखिए शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है, श और उसके बाद श्र, श में र है और फिर उ है और फिर श दूसरा श है। ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಶ ಶ ಶ ಬರ್ತದೆ। ಮೊದಲನೇದು ಶ, ಎರಡನೇದು ಶ, ಮೂರನೇದು ಮಾತ್ರ ಶ। ಶ विवृत ध्वनि है, श संवृत ध्वनि है। संवृत का मतलब है क्लोज्ड, ओपन और क्लोज्ड। ಹಾಗಾಗಿ ಶ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್, ಶ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ। शुश्रूषा, शुश्रूषा इसका सही रूप आप देख रहे हैं यहाँ। उसके बाद छठा कारण है गलती का, संयुक्ताक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। संयुक्ताक्षर और व्यंजन द्वित्व, द्वित्व व्यंजन का मतलब है एक ही वर्ण जहां संयुक्ताक्षर बन जाए उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मत, अशुद्ध, यहाँ अशुद्ध शब्द आप जो जग रहे हैं तो उसमें द वर्ण ही है, एक अल्पप्राण है दूसरा महाप्राण है, लेकिन एक ही जाति के सजातीय वर्ण जहां संयुक्ताक्षर में आ जाए तब तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्ताक्षर अलग अलग जाति के वर्ण हो सकते हैं, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು। ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾ ಇದೆ ಯಾ ಇದೆ, इसमें वा भी है और या भी है, व और या के मिलने से व्या संयुक्ताक्षर है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। लेकिन द्वित्व उसे कहते हैं जहां सजातीय वर्ण, अशुद्ध शब्द में जहां द और धा है एक ही जाति के, इसलिए द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो इनके प्रयोग में जहां गलतियां होती है इनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्ताक्षर बनाता है। ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಆಗ್ತದೆ।
वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक स्वर रहित हो और तुरंत एक दूसरे के बाद आ जाए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। अर्थात सजातीय तो समान व्यंजन एक दूसरे से मिल जाए, एक दूसरे के बाद आए, तो वहां द्वित्व व्यंजन प्रयोग कहलाता है। शुद्ध, शुद्ध में भी हम वही देखते हैं, द्वित्व व्यंजन है। लेखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व वर्णों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ನಡದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಈ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸ್ವರ, ಹ್ರಸ್ವ, ದೀರ್ಘ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. इस तरह यहाँ द्वित्व व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षरों के प्रयोग में जो गलतियां होती है, तो गलतियां अज्ञान के कारण होती है, और शब्दों का सही रूप अगर हमें मालूम रहे तो गलती नहीं होगी। अद्वितीय कैसे लिखा जाए? हाँ, दूसरे काल में जो दिया गया है तो इसी प्रकार लिखना चाहिए। अद्वितीय, द्वितीय दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ जो अशुद्ध रूप दिया गया है द्वितीय, द्वितीय हो गया, अद्वितीय आगे दे आगे का अद्वितीय, अद्वि में ह्रस्व है ई, ती में दीर्घ है। अद्वि, इसमें जो ई है ई ह्रस्व है और इसमें ई दीर्घ है, अद्वितीय। और यहाँ द्वि का जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है, इसका रूप भी आप देख सकते हैं। द्वि में द और व है और फिर ई है, द व और ई। और यहाँ एक और शब्द है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण गलत है, उत्तीर्ण संयुक्ताक्षर श्लोक है। यहाँ द्वित्व व्यंजन है, ता में ता ಎರಡು ಸಾರಿ ತಾ ಬರ್ತದೆ, त और फिर त, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण इस तरह से लिखा जाए। उल्लेखित, उल्लेखित नहीं, गलत प्रयोग है, उल्लिखित, उत लिखित, उल्लिखित। यहाँ संधि का विच्छेद करने पर उसका स्वरूप इस तरह से होगा, उत लिखित, उल्लिखित, उल्लिखित। इसमें ई स्वर होगा, ए स्वर नहीं। गलती से हमने यहाँ ए स्वर लगा दिया है, लेकिन ए स्वर नहीं, यहाँ ई स्वर होना चाहिए। उल्लिखित। ನ್ಯೌಚಾವರ, ಇಲ್ಲಿ ಔ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓ, ನ್ಯೋಚಾವರ, न्योछावर, न्यो यहाँ ओ स्वर है, औ नहीं, न्योछावर। लेकिन यहाँ न्यो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है। तो इस तरह बुधवार, बुधवार कोई नहीं कहता, कोई लिखता भी नहीं, लिखते वक्त गलती हो सकती है। बुद्ध से स्वार का कोई संबंध नहीं है। बुध ग्रहों में से एक का नाम, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬುಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬುಧ ಬೇರೆ, बुद्ध ಬೇರೆ। फिर रखा, रखा गलत है, होना चाहिए रखा, खा महाप्राण। यहाँ अज्ञानवशात तो हम नहीं जानते, इसी वजह से यहाँ रखा संयुक्त व्यंजन का, संयुक्त अक्षर का प्रयोग यहाँ किया गया है, जो गलत है। सही रूप है रखा। यहाँ संयुक्त अक्षर अथवा संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, रखा, इसमें महाप्राण खा का उपयोग होता है। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ का एक्स्ट्रा ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। वृद्धि, वृद्धि नहीं, वृद्धि। यहाँ द अल्प प्राण है और उसके बाद उसमें जो संयुक्त व्यंजन मिला है ध महाप्राण, हालांकि वृद्धि में द पहला जो द है तो वो अल्प प्राण है, दूसरा जो ध है तो वो महाप्राण। हालांकि ಮೊದಲು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ದ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ। ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು, ವೃದ್ಧಿ। फिर संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण नहीं, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण सही शब्द है। उत्तम गलत है, उत्तम। यहाँ द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है, त और त, उत्तम, उत्तम। फिर उल्लंघन, उल्लंघन नहीं, उल्लंघन। यहाँ भी तो द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है, ल और ಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಲ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡು ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ದ್ವಿತ್ವ ವ್ಯಂಜನ ಆಗ್ತದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ದ್ವಿತ್ವ ವ್ಯಂಜನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನ। उल्लंघन द्वित्व व्यंजन है, उल्लंघन। निमित्त, निमित्त नहीं, निमित्त, निमित्त का मतलब है कारण। प्रज्वलित, यहाँ प्रज्वलित में यहाँ ज
द्वित्व व्यंजन का उपयोग किया गया है, लेकिन इसे गलत कहा गया है। यहाँ प्रज्वलित यही सही शब्द है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ संस्कृत में, तो इसी तरह द्वित्व व्यंजन सहित लिखना सही माना जाता है। लेकिन हिंदी में तो ये प्रयोग नहीं है, तो इसलिए हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो ये सही शब्द है, प्रज्वलित। फिर योधा, योधा नहीं ಯೋದ್ಧಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಬಳಕೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯೋಧ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ತದ್ಭವ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. हिंदी में योद्धा शब्द का प्रयोग होता है, कन्नड़ में योद्धा संस्कृत के शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, तो इसका तद्भव रूप जो है योद्धा, तो वही तो इस्तेमाल होता है कन्नड़ में। लेकिन हिंदी में योद्धा संस्कृत का बहुत तत्सम शब्द उपयुक्त है, योद्धा। यहाँ द अल्प प्राण पहले, ध महाप्राण बाद में। विद्याचल होना चाहिए, विद्यालय शब्द ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇದು विद्याचल नहीं विद्यालय होना चाहिए। विद्याचल नहीं विद्यालय, विद्यालय इस तरह से लिखा जाता है। अगर वो विंध्याचल है तो अलग है, उसमें अनुस्वार लगना चाहिए। विंध्याचल ಅಂತ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ವಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಬೇಕು। विंध्याचल सही शब्द है। विद्यालय इस तरह से लिखा जाता है। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण नहीं, इसे शुद्धिकरण कहना चाहिए, शब्द शुद्धिकरण। तो हम जो यहाँ शब्द शुद्धिकरण का अभ्यास कर रहे हैं, शुद्धिकरण इस प्रकार होता है, शुद्ध ई दीर्घ है यहाँ, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। फिर लिखते वक्त अथवा बोलते वक्त गलतियों के कारणों में से 7वां कारण है पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार अथवा अनुनासिकता का प्रयोग। चंद्र बिंदु, हाँ गलत टाइप हुआ है, चंद्र बिंदु हो गया है, तो उसे चंद्र बिंदु समझना चाहिए, चंद्र बिंदु। पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का मतलब है जो 25 स्पर्श व्यंजन है और उनके प्रत्येक वर्ग के अंत में जो वर्ण होता है उसे अनुस्वार, अनुनासिकता अथवा पंचम वर्ण कहते हैं। न, ञ, न, न, म, ङ, ञ, ण, न, म, तो इनको पंचम वर्ण कहते हैं और इनके कारण अनुस्वार अथवा अनुनासिक ध्वनियों का उपयोग होता है। कभी चंद्र बिंदु का उपयोग हम करते हैं हिंदी में। कई बार शब्दों के अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तो इस प्रकार लिखना, अंकुर को इस प्रकार लिखना गलत है, सही रूप है अंकुर, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, चंद्र बिंदु का प्रयोग ना किया जाए। ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಂದು ಆಕಾರ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಿಂದು, ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನುನಾಸಿಕ ಚಿಹ್ನ, आदरे ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। अंकुर, यहाँ ङा का उच्चार होता है, अनुस्वार के बाद का जो वर्ण है वह जिस वर्ग का हो उसी वर्ग के अंतिम अनुनासिक व्यंजन का उच्चारण अनुस्वार के रूप में होता है। क वर्ग का अंतिम वर्ण है ङ, क ख ग घ ङ, और इसलिए अनुस्वार के स्थान पर ङ का उच्चारण होता है, अंकुर, अंकुर। ये अंकुर नहीं अथवा अंकुर नहीं अथवा अंकुर नहीं, इसे अंकुर ही बोलते हैं, यहाँ ङ का ही उच्चार होता है, तो इसलिए ये अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण आगे के जो वर्ण होते हैं अं वर्णों के वर्ग में अंतिम जो अनुनासिक वर्ण होता है तो उसके अनुसार होता है। इसके बाद आंसू, लेकिन आंसू में स्पर्श व्यंजनों को छोड़कर बाकी सभी वर्ण आ जाए तो वहां अनुनासिक का प्रयोग होता है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हमें करना है, चंद्र बिंदु चिन्ह है, इसका उपयोग करना है। आंसू, यहाँ आमसू, आंसू नहीं बोलते इसे, इसे आसू, आ का उच्चारण होता है। चंद्र बिंदु जहां भी हम लगाते हैं वहां उच्चारण का तरीका ही है आ सु, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆಂಗ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆಣ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆ ಅಷ್ಟೇ, आसू, आसू, इसे आंसू बोलते हैं। और जहां इस तरह अनुनासिक ध्वनि का उपयोग होता है वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು।
25ರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅನುಸ್ವಾರದ ನಂತರದ ವರ್ಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ, ಬೇರೆ ವರ್ಣಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ चंद्रबिंदु। कांच, लेकिन यहाँ अनुस्वार भी ठीक लगता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ चा जो है तो ये इसी वर्ग में है। कांच, कांच का उच्चारण हम करते हैं, इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता इसे, लेकिन उपयोग में प्रयोग में कभी कभी हम देखते हैं कि इसको अनुनासिक ध्वनि मानते हैं। कांच, कांच, कांच के टुकड़े, लेकिन कांच बोलना गलत तो नहीं है मेरी दृष्टि में। गांधी का उच्चारण कैसे करें, तो ना लगाकर करे अथवा चंद्र बिंदु लगाकर करे। तो यहाँ ये बताया गया कि गांधी, तो चंद्र बिंदु सहित लिखना चाहिए, सही प्रयोग है। चांद, मेरी दृष्टि में यह भी तो गलत नहीं है, चांद, क्योंकि यहाँ द वर्ण है और इसलिए अनुस्वार ठीक लगता है मेरी दृष्टि में। लेकिन यहाँ लिखते वक्त जो रूढ़ी है, रूढ़ी में हम यही देखते हैं कि चांद, चांद, चांद नहीं कहते इसे, चांद, चांद कहते हैं, और इसलिए अनुनासिक ಧ್ವನಿ है। ಎರಡು ತರದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳೇ। फिर भी परीक्षा की दृष्टि से अगर इनसे संबंधित प्रश्न आ जाए तो आपको ये लिखना है। फिर झांसी, तो यहाँ पर झांसी नहीं, या अनुस्वार का प्रयोग यहाँ गलत होता है। झांसी इस तरह से लिखा जाए, क्योंकि यहाँ स्पर्श व्यंजनों को छोड़कर स या र ल व श श सा ह तो अन्य वर्ग हैं, उन वर्गों में एक वर्ण का प्रयोग किया गया है, और इसलिए यहाँ अनुस्वार के बदले अनुनासिक तो चंद्र बिंदु का उपयोग सही लगता है। झांसी, झांसी। अंधा हमें लिखना चाहिए, ध महाप्राण है, लेकिन यहाँ अनुनासिक ध्वनि चंद्र बिंदु लगाकर इस तरह से लिखे तो ये गलती होगी। अंधा नहीं, अंधा बोलते वक्त भी तो हम अंधा कहते हैं, और इसलिए अनुस्वार होना चाहिए। ऊंचा, यहाँ ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा नहीं। ಹಾಗಾಗಿ ऊंचा ಅಲ್ಲ, ಅದು ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा चंद्र बिंदु के साथ लिखना सही है। कुआं नहीं, कुआं, कुआं, आ, कुआं, आ, यहाँ कुआं, लेकिन बोलते वक्त कुआं बोलते हैं, कुआं बोलना चाहिए। चंचल, ञ का उच्चारण होता है, वास्तव में यहाँ अनुस्वार ही सही है, और अनुस्वार की जगह यहाँ ञ का उच्चारण हम करें तो ठीक होगा। चंचल, चंचल अगर लिखे तो ठीक होगा, लेकिन यहाँ गलत किया गया है। लेकिन अनुस्वार के रूप में लिखना हिंदी में ये स्वीकृत है, चंचल। जगन्नाथ इस प्रकार नहीं है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, यहाँ न द्वित्व व्यंजन है, जगन्नाथ। उसके बाद झूठ नहीं, झूठ, यहाँ कोई अनुस्वार नहीं है तो चंद्रबिंदु भी नहीं लगती, अर्थात अनुनासिक का उपयोग भी नहीं होता। झूठ, झ महाप्राण है, ठा महाप्राण है। फिर थूक गलत है, थूक, यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगता, थूक। दिंगनाग, दिंगनाग नहीं होना चाहिए, दिंगनाग, तो संस्कृत का शब्द है दिंगनाग। न ख ग घ न का उच्चारण यहाँ होता है, दिंगनाग, दिंगनाग, उसको इसी तरह लिखे, दिंगनाग, दिशारूपी नाग। वांगमय, वांगमय नहीं तो वांगमय, यहाँ भी तो न का उच्चारण होता है, वांगमय इस तरह से लिखा जाता है, वांगमय। वांगमय का मतलब है साहित्य, लिटरेचर। षण्मुख, षण्मुख नहीं होना चाहिए, षण्मुख, यहाँ न का उच्चारण होता है, षण्मुख। वास्तव में ये संधि है, संधि विच्छेद करे तो दो अलग अलग शब्द बनेंगे, वहां पर षट मुख, षण्मुख, वहां ट ध्वनि जो है ये व्यंजन संधि है, ट ಧ್ವನಿ ನ में परिवर्तित हो जाती है, ಹಾಗಾಗಿ ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ। ಷಟ್ ಮುಖ, ಷಣ್ಮುಖ, ಷಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಅಂತ, ಷಟ್ ಆನನ, ಷಡ ಆನನ, ಅಲ್ಲಿ ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ ಬಂದಾಗ ಅದು ನ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇದೆ। षण्मुख ये सही शब्द है। फिर संलाप, संलाप नहीं, संलाप। फिर संहार नहीं, संहार, संहार, संलाप, संहार। 1 मिनट का समय बचा है, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अगली कक्षा में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।